हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अभी तक 4 वीडियो करी है, जिसमें हम आखिरी वीडियो में पूरा पाषाण काल को हमने समाप्त कर दिया था या खत्म कर दिया था। अब जो हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण के बाद हम मध्य पाषाण काल में बात कर रहे हैं। मध्य पाषाण काल हमारा 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने सीरीज शुरू करी है उसमें हमने कौन कौन सी चीजें कंप्लीट कर ली है, ताकि आपको वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए और आप वहां से दोबारा क्या कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ। नॉर्मली हम पूरा पाषाण काल में 3 हिस्सों को पढ़ चुके थे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ये वाला हमारा क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अब हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का समय है, जिसके बारे में अभी हमें अध्ययन करना है। उसके बाद हम नवपाषाण काल पे जाके प्रागैतिहासिक काल को समाप्त कर देंगे। ठीक है। मध्यपाषाण काल में कई ऐसी चीजें हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था, पूरा पाषाण काल जब हम पढ़ रहे थे तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो है होमोसेपियंस, जो आधुनिक मानव है, उनकी क्या हो गई थी, शुरुआत हो चुकी थी और ये आरंभिक अवस्था में थे। अब होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव है, उनकी सोचने की क्षमता भी क्या है, अधिक है। तो ये उसी आधार पे क्या करेंगे, अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये अपने जीवन शैली में ही परिवर्तन नहीं करेंगे, कई ऐसे जलवायु परिवर्तन भी होंगे जिनकी वजह से पूरे क्षेत्र पे प्रभाव पड़ेगा और उससे इनके जीवन शैली पे भी प्रभाव पड़ेगा। उसको भी हम एक एक करके समझेंगे और आप इसको थोड़ा अपने नजरिए से भी सोचने का प्रयास करिएगा कि आप उस स्थिति में क्या करते जिस स्थिति में ये थे। नॉर्मली अगर हम देखें कि मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं, मिडिल स्टोन एज की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको डेट बता दिया है कि 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व जो है इसका समय काल है मध्य पाषाण काल का, और ये नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच का समय है। ठीक है। इसमें होमोसेपियंस थे जो अपने आरंभिक अवस्था में थे। अब ये जो है इस समय में एक जलवायु में परिवर्तन होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जो मैंने लिख दिया है आपके लिए। जलवायु में परिवर्तन क्या होता है, 10,000 ईसा पूर्व को माना जाता है, जो हिमयुग है उसका अंत का काल माना जाता है। इस समय में हिमयुग क्या हुए थे, परिवर्तन। हिमयुग जो है जलवायु में परिवर्तन की वजह से पिघलने शुरू हुए थे। पिघलने का मतलब यहाँ पे कि जलवायु थोड़ी सी गर्म और नम हो गई थी। इस वजह से क्या हुआ था, आइस एज का अंतिम चरण इसको माना जाता है। अब यहाँ पे क्या है, तापमान बढ़ने से मौसम जो है थोड़ा सा क्या हो गया, गर्म हो गया। अब नॉर्मली अगर मौसम गर्म होता है, जो ग्लेशियर होंगे वो क्या होंगे, पिघलेंगे। आप अपने थिंकिंग से सोचेंगे तो आपको समझ में चीजें इजीली आ जाएंगी। नॉर्मली आइस युग का अंतिम दौर था ये, और यहाँ पे क्या है, जलवायु में परिवर्तन बोले तो ये क्या हो रही थी, जलवायु गर्म हो रही थी और नम हो रही थी। तो अगर कहीं की जलवायु गर्म या नम होती है तो वहाँ के क्या होंगे, ग्लेशियर वगैरह पिघलने शुरू होंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो क्या करेंगे, नदियों और झीलों को बनाएंगे। मतलब नदी और झीलों का क्या होगा, निर्माण होना शुरू होगा। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जंगल फैलने लगे और पशु पक्षियों की संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि जब हमारे पास हिमयुग था तो हिमयुग में वही पौधे या वही पेड़ होंगे जो क्या होंगे, बर्फ में रहने योग्य होंगे। परंतु अगर यहाँ पे क्या है, मौसम क्या है, जलवायु क्या है, अगर गर्म हो रही है तो यहाँ पे उन पौधों की भी उत्पत्ति होगी जो क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिनको गर्मी की आवश्यकता होती है, जिनको प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और नमी की आवश्यकता होती है। आप समझ गए होंगे कि ये पहले हमारे पास वैसे पौधे नहीं होंगे,
ओनली हमारे पास वही पौधे या पेड़ होंगे जो बर्फ में रह सकते हो। बट अब क्या है, जलवायु में परिवर्तन आया है, जलवायु गर्म हुई है, तो गर्म होने की वजह से क्या है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी क्या होगी, तेज होगी। और साथ ही क्या, जो ग्लेशियर पिघले हैं उनसे नदियों का निर्माण हुआ होगा, तो नदियों के निर्माण से क्या हुआ होगा, उनको पानी की भी जरूरतें सारी क्या हो जाएंगी, पूरी हुई होंगी। तो इस चीज को आप समझेंगे तो इस वजह से क्या हुआ होगा, इस समय में घास के मैदान की जगह जो जंगल थे, जंगल का फैलाव होना शुरू हो गया था। और जब जंगल का फैलाव शुरू हुआ तो वहां पे पशु पक्षियों की भी संख्या क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। और सिर्फ ये, ऐसा नहीं है कि जलवायु का परिवर्तन सिर्फ इन्हीं चीजों पे दिखता है कि जंगल बढ़ गए और छोटे छोटे पशु पक्षी, परंतु जलवायु का परिवर्तन और भी अधिक चीजों पे पड़ा। किन चीजों पे पड़ा, जैसे कि बड़े जानवर जो थे वो क्या होने लग गए, विलुप्त होने लग गए। ठीक है, जो आइस में रहने या उस तरीके की जलवायु जो उस समय थी उसमें रहने के योग्य थे, जो मैं अगर बात करूं कि जैसे कि ये मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण की बात करूं, तो उस समय जो जलवायु थी, उस समय की जलवायु में रहने वाले जो जीव जंतु होंगे वो आकार में बड़े थे। इसलिए आप देखते हैं कि उस समय में औजार भी क्या करे जा रहे थे, बड़े औजार बनाए जा रहे थे। लेकिन क्या है, जैसे ही जलवायु में परिवर्तन हुआ, छोटे छोटे जीव जंतु की उत्पत्ति हुई, और क्या हुआ, जो बड़े जीव जंतु थे उनका धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो गया। अब क्या है, जो छोटे छोटे जीव जंतु मिल रहे हैं, तो अब लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे जीव जंतु का ही क्या करेंगे, शिकार करेंगे। अब छोटे जीव जंतु का शिकार करने के लिए हमारे को औजार में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। औजार जो है हमें छोटे चाहिए होंगे, जैसे पहले हम बड़े औजारों का यूज कर रहे थे, अब हम क्या करने लगेंगे, छोटे औजारों का यूज करने लगेंगे, जिसको सूक्ष्म सूक्ष्म मास्म कहते हैं। ये अभी इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बस आपको मैं कंसेप्चुअली जोड़ रहा हूँ कि आप नॉर्मली जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखिए। जलवायु परिवर्तन हुआ जिससे क्या हुआ, जो नए नए जंगल बने, ठीक है, साथ ही जो बड़े जीव जंतु थे उनका विलुप्त होना शुरू हुआ, साथ ही छोटे जीव जंतुओं की उत्पत्ति होनी शुरू हुई। अब लोग क्या करेंगे, छोटे जीव जंतुओं को पकड़ना ज्यादा इजी है बड़े जीव जंतुओं के मुकाबले में, तो वो छोटे जीव जंतु का शिकार करेंगे। तो जो हथियार इनके पास पहले, जो टूल्स या जो उपकरण इनके पास पहले बड़े आकार के थे, अब वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे छोटे आकार के हो जाएंगे। ये आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब छोटे छोटे जीव जंतुओं में ये भोजन के लिए किन किन जीव जंतुओं का इस्तेमाल करने लगेंगे, जैसे मछलियों को पकड़ना हो गया, पक्षियों को पकड़ना हो गया, फल फलों की जड़ों को इकट्ठा करना हो गया, ये सब क्या हो गया, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे अब ये क्या करने लगेंगे, अपने भोजन के आश्रय को पूर्ति करने लगेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना। अब उसके पास क्या है, जब नॉर्मली हमें जीवन जीने के लिए भोजन के साथ क्या चाहिए होता है, पानी की भी आवश्यकता होती है। तो जब गर्म और नम जलवायु हुई, नदी और झीलों का निर्माण हुआ, तो लोग क्या रहने लगे, इनके किनारे बसने लगे। इनके किनारे बसने का मतलब ये है कि इनकी पानी की भी पूर्ति हो जाएगी, और मछलियों का शिकार करके इनका भोजन भी क्या हो जाएगा, भोजन की भी पूर्ति हो जाएगी। अब ये सोचिए कि ये होमोसेपियंस हैं जो कि आधुनिक मानव के ही आरंभिक चरण में है, और ये इस तरीके से सोचना इन्होंने आरंभ कर दिया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद नदी और झीलों का निर्माण हुआ, तो अब क्या है, एक जगह पे रहने से, एक जगह पे ना रह के ये लोग क्या करने लग गए, घुमंतु टाइप के हो गए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो इनके अर्ध बस्तियों के, मतलब अर्ध अस्थायी बस्तियों के, जो कि पूरी तरीके से अस्थायी नहीं है, जैसे कि झोपड़ी आप बोलते हो, झुग्गी झोपड़ी, वो कुछ समय के लिए वो बनाते थे और फिर उसके बाद वो वहां से विस्थापित हो जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। तो अर्ध अस्थायी बस्तियों की शुरुआत इसी समय में हुई है।
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेन इम्पैक्ट पड़ा इनके जीवन पे वो जलवायु का था, लेकिन ये होमोसेपियंस से इनके सोचने की, समझने की और इनकी तार्किक क्षमता भी क्या थी, विकसित हो गई थी, जिसकी वजह से ये और भी अपनी जीवन शैली के साथ कला, संस्कृति इनमें भी थोड़ा सा क्या होंगे, इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो इसको आप धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद हम औजार और तकनीक की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि अब ये छोटे जीव जंतुओं का शिकार कर रहे हैं, तो इनके पास औजार भी क्या होंगे, सूक्ष्माश्म होंगे। और सूक्ष्माश्म का मतलब ये छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनके औजारों की हम बात कर लें अगर तो ये कैसे थे, जैसे कि लकड़ी है, उसमें हड्डी को जोड़ के, आपने पहले भी पढ़ा है इस चीज को, मैंने आपको बताया था कि समय के साथ परिवर्तन करते हैं, बट जो उपकरण इनके पहले काम आ रहा था, अगर वो इनको लगता है कि वो हमें आगे भी काम आएगा, तो वो उसका भी इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, आगे करेंगे। ठीक है, जैसे कि कैसे कैसे उपकरण का आप इस्तेमाल करने लगे, धनुष बाण, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, हार्पून। ठीक है, हार्पून जो होता है मछली भेजने वाले भाले होते हैं, जो आपने उसमें देखा होगा, एक शो आता था डिस्कवरी चैनल पे, मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर ग्रिल्स का, उसमें वो हार्पून का ही इस्तेमाल करता था मछलियों को पकड़ने के लिए। उसके बाद औजार पहले की तुलना में क्या हो गए, हल्के हो गए। सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, किसी उपकरण में बदलाव कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि उसको हल्का बनाओगे, तेज बनाओगे, ताकि हम उससे शिकार आसानी से कर पाए। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे औजारों में परिवर्तन आया। छोटे जानवरों का शिकार कर रहे थे, तो हमें छोटे औजारों या उपकरणों की आवश्यकता पड़ी, जिनको ये लकड़ी और हड्डियों से बना रहे थे। और इसमें धनुष बाण का एक चीज और भी ध्यान में रखना, जैसे डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि धनुष बाण का इस्तेमाल किस समय में हुआ, बट वो इनडायरेक्ट वे में आपसे क्या पूछेंगे कि प्रक्षेपास्त्र जो है, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र या उपकरण की शुरुआत किस दौर में हुआ या किस काल में हुआ। तब आपको ध्यान में रखना है ये मेसोलिथिक एज में हुआ, मतलब मध्य पाषाण काल में। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है जिनको हम फेंक के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। औजार पहले की तुलना में हल्के, तेज और अधिक उपयोगी हो गए थे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जीवन शैली की बात करें, आपको बताया मैंने कि अर्धस्थायी बस्ती थी। अब इनको थोड़ा सा ज्ञान इनका डेवलप हुआ, तो ये क्या करने लग गए थे, पशुपालन की भी क्रिया करने लग गए थे। जिसमें पशुपालन की अगर बात करें, तो सबसे पहले इन्होंने कुत्ते का पालतूकरण करा था। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले इन्होंने कुत्ते का पालतूकरण करा था, और धीरे धीरे क्या करने लग गए थे, ये पशुपालन से कृषि की ओर बढ़ने लगेंगे। जो आखिरी नवपाषाण काल है, उसमें आप कृषि की पूरी भूमिका देखेंगे। ये अभी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें साक्ष्य मिलता है कृषि का, पशुपालन का और कृषि का, वो कुछ बीज मिलेंगे इनको, जिससे ज्ञात होएगा कि हाँ ये कृषि की ओर बढ़ने लगे थे इस समय। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे इनको बीज मिले हैं, और उसी के आधार पर हमने क्या सोचा है कि ये कृषि की ओर बढ़ने लगे थे इस काल में। उसके बाद भोजन प्राप्त करने के तरीके अब पहले की तुलना में अधिक विविध हो गए थे, मतलब अधिक बढ़ गए थे। पहले मछलियों का शिकार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मछलियों का शिकार करने लग गए, छोटे जीव जंतुओं का शिकार करने लग गए, और फलों का इस्तेमाल, फलों, जड़ों, इन सब का इस्तेमाल भी करने लग गए थे। तो इनके जीवन शैली में काफी ज्यादा बदलाव आया। अब साथ ही हम बात करें तो कई कुछ कला और संस्कृति में भी बदलाव आया। जैसे पहले भी क्या मैंने बताया आपको, जो पूरा पाषाण काल था उसमें भी गुफाओं में चित्र मिले। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, कई सारे चित्र मिलेंगे। चित्र की बात करें तो उस चित्र में क्या पाया गया कि शिकार के दृश्य बनाए हुए थे,
नृत्य की फोटो थी और पशु पक्षियों या दैनिक जीवन को दिखाया जाता है। जैसे कि आप मान के चलो कि एक समूह में लोग बैठे हैं, उनको क्या करा गया है, उकेरा गया है उन चित्रों में, ठीक है। और इससे रिलेटेड सबसे मेन स्थल क्या है, भीमबेटका है, जो कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। आप सर्च करना अभी जाके कि भीमबेटका की गुफाओं की इमेज जो है आपको दिखाएंगे, तो आपको और भी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत में जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ये गुफाएं मिली है और यहाँ से हमें साक्ष्य मिले, ठीक है, जिससे हमें कला और संस्कृति के बारे में पता चलता है। उसके बाद हमारे पास काफी सारे प्रमुख स्थल भी हैं। भीमबेटका हो गया, जैसे मैंने बताया। बागोर है, बागोर में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। आदमगढ़ में सूक्ष्म औजार मिले हैं, छोटे छोटे औजार मिले हैं। उसके बाद गुजरात जो है, लंगनज, यहाँ पे मानव और पशुओं के अस्थि के अवशेष मिले हैं। जैसे यहाँ पे आप दो तीन नाम और देख रहे होंगे, ये है सराय नहार राय, महदाहा, दमदमा, ये उत्तर प्रदेश के एरिया है। इनसे भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे सराय नहार, यहाँ पे लोगों को दफनाने या कई सारे लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। अब उससे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो नरसंहार का था या नॉर्मली दफनाने का था, ठीक है। इस युग में आपको जो मृतकों को है वो दफनाने का भी आपको प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। प्रमुख स्थल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप प्रमुख स्थल को क्या करो, खुद से पढ़ने का प्रयास करो। आप सर्च करो गूगल पे, आपको बहुत सारे प्रमुख स्थल मिलेंगे और उनसे रिलेटेड चीजें मिलेंगी। सिर्फ भारत के सापेक्ष में नहीं, आप पूरे विश्व के सापेक्ष में करोगे तो आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे स्थल मिलेंगे और बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे। तो आप उनको पढ़ने का प्रयास करो। तो हमने आज जो है इसमें क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ जो चीजें। सीधा सा था और सिंपल सा था। मध्य पाषाण युग की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जलवायु में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। 10,000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, हिमयुग का अंतिम चरण था और हिमयुग क्या होने वाला था, खत्म होने जा रहा था उस समय में। और उस हिमयुग के खत्म होने की वजह से क्या है, मतलब जलवायु में जो परिवर्तन आया, जलवायु क्या हो गई, गर्म हो गई और नम हो गई। इसकी वजह से ग्लेशियर पिघले। ग्लेशियर पिघलने से क्या हुआ, नदी और झीलों का निर्माण हुआ। उसकी वजह से
हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अभी तक 4 वीडियो करी है, जिसमें हम आखिरी वीडियो में पूरा पाषाण काल को हमने समाप्त कर दिया था।